आप सभी का 12th में स्वागत है। तो स्वागत है तो कम से कम ताली तो बजाओ। अब हमें बोलना पड़ेगा ये 12th का जो पीरियड है ये आपका 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा। इस बार जितना होली मनाना है मना लीजिए, उस होली के बाद आप वापस आ जाइए और पूरी मेहनत से अगले 1 साल तक इस क्लासरूम के हो जाइए। जितनी सारी कुछ कमी थी वो सारी कमी को 12th में पूरा कर दिया गया और ये सारा चीज़ आपको आज से ही दिखेगा, क्योंकि आपका जो 12th का जो पीरियड है इसी के बाद आगे आपका करियर डिसाइड होता है। और आप जानते हैं कि अच्छी एजुकेशन, एक गुड एजुकेशन में चेंज योर पर्सनालिटी फॉरएवर, हमेशा के लिए आपके पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। खूबसूरती को चेंज नहीं करता, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है, याद रखिए। और किसी भी समाज में जो क्रांतिकारी परिवर्तन है वो एक अच्छी शिक्षा प्रणाली लाती है। किसी भी कोचिंग संस्था का होता है दायित्व कि वो आपको अधिक से अधिक बेहतरीन सर्विसेज आपको दिया जाए। और इसीलिए सबसे पहला जो टारगेट है इस साल मैंने किया था कि हिंदी मीडियम जो प्योर पढ़ने में बहुत से दिक्कत है वो बिल्कुल अलग पढ़ते हैं अब इस साल से। लेकिन जो 1 साल मेहनत किए हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, वो देखें अब बायलिंगुअल पढ़ने की स्थिति में हैं, क्योंकि आप लोग के लिए इसलिए पॉजिटिव रहा क्योंकि कल होकर जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको जो है कहीं भी दिक्कतें आपको नहीं होगी, क्योंकि 100% कहीं भी इंग्लिश से पढ़ाया नहीं जाता, बायलिंगुअल तो चलता ही चलता है। दूसरी बात है वो इंग्लिश एक जस्ट भाषा है, कुछ नहीं है। कुछ लोगों को दिक्कतें होती थी, उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया और इस साल और दूर होगा। और दूसरी बात है इस बार का जो CUT है, देखिए सॉरी इस बार का जो 12th है वो CUT इंटीग्रेटेड है। CUT मतलब क्या होता है, बोलो? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये दूसरी बार इस बार एग्ज़ाम हुआ है, आप तीसरी बार देंगे तो जो भी सारी कमी रही थी तैयारी करने में वो सब दूर हो गया। और आप लोग को जो अड़चने आना पहले लगता था क्या उसका सिलेबस होगा, तो ये कोर्सेज भी साथ साथ चलेगा। डैट मीन्स कि 12th जो आर्ट्स है वो इंटीग्रेटेड होगा। जिस तरीके से लोग साइंस के विद्यार्थी IIT JAM की तैयारी करते हैं ना तैयारी, कॉमर्स वाले CPT की तैयारी करते हैं, और आप क्या तैयारी करेंगे? CUT की तैयारी करेंगे। अगर लॉयर बनना है तो क्लैट की तैयारी करेंगे। दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि क्लासेस साथ साथ जो भी क्लासेस होगा सारा का सारा आपको क्या होगा, सारा का सारा लाइव क्लास होगा। लाइव मतलब भी होगा और ऑफलाइन तो चलता ही है। डैट मीन्स किसी का क्लास का अगर छूट जाता है किसी कारणवश तो सारा रिकॉर्डिंग लेक्चर सिस्टमेटिक आपको रहेगा। और सबसे पहले मैंने प्रोमिस किया था कि 12th शुरू करने से पहले आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो समस्याएं होती थी कि हम पढ़ लिए तो सही में अब उसका क्या करें, इसका आंसर कैसे लिखें, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो चलिए अब आपको पहले ले चलते हैं कि मैंने जो प्रोमिस किया था हर सब्जेक्ट का मैंने जो है कंटेंट तैयार कर दिया है। इसका प्रिंट बुक के रूप में भी आपको मिलेगा। देखिए अभी मैं आपको दिखला रहा हूँ और आप तालियों से इसका स्वागत कीजिए। ये आपकी पुस्तक है हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। ये हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम की बुकलेट है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें, इस बुकलेट के अलावा NCERT का ये सारा बुक्स आपको ऐप में ही मिल जाएगा इस बार से। इसके अलावा इतिहास के बहुत अच्छे बुक्स जो फॉरेन ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है, जिसकी कीमत मार्केट में 200-400 नहीं बल्कि हज़ारों में, किसी की कीमत है 10,000, किसी का 12,000, किसी का 50,000 रुपये तक की कीमत है, जो कि आपको इस बार ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप उसे प्रिंट नहीं कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, आप उसे सेव भी नहीं कर सकते हैं। आप उसे अथॉरिटी हमारे पास नहीं मिला तो जो सुविधा हमें मिला कुछ पे करने के बाद वो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस बार ऐप में। ऐप में कहाँ मिलेगा? तो जब आप ऐप एक लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो लाइव क्लास के बगल में एक स्टडी मटेरियल जो खाली सा था वो पूरी तरीके से भरा हुआ इस बार मिलेगा। उसके पहले एक ऑप्शन था वीडियो का, वो वीडियो भी आपको मिलेगा भरा हुआ ऑप्शन, क्योंकि वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग लेक्चर मैंने आपको दूंगा। जैसे कि इतने सारे सिलेबस होते हैं तो आप लगातार 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा क्लासेस नहीं कर सकते हैं, तब कुछ कॉमन टॉपिक है जिसका रिकॉर्डिंग लेक्चर उसमें आपको रहेगा कि 2 घंटा 3 घंटे यहाँ पढ़ लिए, 2 घंटा घर में जाकर पढ़ दिए।
और आपको अगले 12th एग्ज़ाम जब होगा तब तक ये वैलिड आपका रहेगा, फ्यूचर में नहीं हो सकता। 1 साल तक आपको पीरियड मिलेगा, यानी इस मार्च से 2 मार्च से अगले साल 2 मार्च तक आपका 12th फिनिश हो जाएगा, तब तक उसके आप मेंबर हैं। और अगर किसी पार्ट का पेज का अगर आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए तो ऑफिस से आपको मिल जाएगा पे करने के बाद, जो फ़ोटोकॉपी का चार्ज होता है 1 रुपया 2 रुपया। तो ये सारे बेनिफिट मिलेगा। देखिए, और आप हमको ये भी बताएंगे इस बार 12 की पढ़ाई कैसे करनी है। देखो बाबू, ये हिस्ट्री का बुक्स है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। पहला क्या पढ़ेंगे, NCERT, दूसरा क्या पढ़ेंगे ए, और तीसरा क्या मिलेगा, जो सर लोग क्लास में पढ़ाते हैं उसका कुछ न कुछ स्टडी मटेरियल, कोई PPT बनाते हैं, कोई खुद से पढ़ाते हैं। अलग अलग फैकल्टी का अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। हम जब पढ़ाते हैं सामान्यतः, खासकर जब माइक्रो पढ़ेंगे, उसमें कोई कथा कहानी है ही नहीं, पूरा का पूरा मैथमेटिकल ग्राफिकल है, तो उसमें मेरा PPT का है नहीं। अब इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसमें कहीं PPT रहता है। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्रेजेंटेशन PPT के द्वारा होता है, चूँकि ग्राफ वगैरह बहुत सारा होता है। जैसे हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, न जाने कितने सारे ग्राफ उसमें हैं, सैकड़ों ग्राफ्स हैं, तो उससे आपको समझने और टीचर को समझाने में आसानी होता है। इसलिए तो डिजिटल बोर्ड आप लोगों को लगाया गया है। क्लियर, ये आपको डिजिटल बोर्ड लगाया गया। अब देखिए, उसके बाद से ये बुक्स है, ये बुक्स फॉर में बुक का पहला पेज है, ये बुक का पहला पेज है, ये पहला पेज में सारा रहेगा। बुक का दूसरा पेज है, देख रहे हैं, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम है, NCERT सोल्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर फॉर प्रैक्टिस, आंसर के साथ आपके इसमें प्रैक्टिस है। हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा इसको कंपाइल किया गया है, कुछ मैंने किया, कुछ यहाँ के फैकल्टी किए हैं, और कुछ बाहर के लोग इससे किए हैं। अगर इसमें कुछ गलतियाँ रहें तो आप उसे सुधरवा सकते हैं, क्योंकि पहली बार रिलीज हो रहा है तो इसमें कुछ न कुछ गलतियाँ रही होगी, लेकिन कंसेप्ट गलत नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, कहीं कहीं डेट मिस्टेक हो सकता है, तो अब उसमें एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं, वो आके आप सुधरवा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या खासियत है बाबू। सबसे पहले कंटेंट है कि ब्रिक्स एंड बेड्स एंड बोन्स, जो आपको पढ़ना है, चैप्टर्स क्या क्या पढ़ना है, देख रहे हैं इसको। देखिए ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ना है बाबू, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना है ना। किस किस पेज में है सारा दिया गया है, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा जितने सारे चैप्टर्स हैं, आपको हिस्ट्री का कितने बुक्स पढ़ना है, 3 बुक्स पढ़ना है। अभी सर बताएंगे हिस्ट्री वाले कि 12th में क्या बुक्स पढ़ना है। सर पॉलिटी हैं, हमारे अशोक सर हैं BHU से, और हमारे अमन सर हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई भी DA भी हुई है, और दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक पठन पाठन किए हैं, तो आपको हिस्ट्री काफ़ी एक अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं आपको। उसके बाद देखिए ये सारे चैप्टर्स का नाम है। अब इसके आपको इस तरह से आपको पहले कुछ कंटेंट्स मिलेगा, कुछ कंटेंट्स, चूँकि ग्रीन इसलिए मैंने रखा, आपको वाइट ब्लैक एंड वाइट रहेगा कि ताकि बोर्ड पे दिखाने में आसानी हो। अदरवाइज ये आपको ब्लैक एंड वाइट जो प्रिंट आउट मिलेगा, बुक फॉर्म में मिलेगा, जितने पेज का होगा वो बुक फॉर्म में होली के बाद आपको हाथ में मिल जाएगा। अदरवाइज अभी आपको हम ऐप में अपलोड कर दिए हैं, और 11th वाले में भी कर दिए ये वाला बुक्स, ताकि सब लोग देखें। क्योंकि 12th वाले जितने सारे ज्वाइन किए उसमें तो हैं, 11th में भी मैंने आपको कर दिया ताकि आप लोग देख सकें। आप ही लोग के लिए बना है। थोड़ा समय लगा, काफ़ी लंबा समय लगा, 1 साल लग गया, क्योंकि पहले टाइप होता है, कहीं कहीं से मटेरियल लेना पड़ता है, फिर कंपाइल होता है, कुछ गलतियाँ देखी जाती है, फिर अरेंज होता है, उसके बाद प्रिंट में जाता है, तो सारा का सारा प्रोसेस हो चुका है अल्टीमेटली। देखिए इस तरह से आपका जो है ना, छोटे छोटे कंटेंट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सर पढ़ाते हैं, इसमें देखिए एक बार देख लेंगे तो रिमेंबर हो जाएगा कि कोई चीज़ छूटा तो नहीं। ठीक है, आज इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैं आपका जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको बन जाएंगे। अब देखिए टेक्स्ट बुक में जो NCERT में क्वेश्चन होते हैं, लिस्ट द आइटम ऑफ द फूड्स अवेलेबल पीपुल इन हड़प्पा सिटीज़, ये है ना, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए इससे 2 फ़ायदा है। पहला फ़ायदा क्या है कि इसको पढ़ने से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि पूरे सिलेबस को ध्यान में रखा बनाया गया है। बाय द वे गलती से, बाय मिस्टेक से टीचर पढ़ा रहे हों, किसी चीज़ कवर नहीं कर पाएँ, आप यहाँ से कवर कर लिए, आप यहाँ से कवर करें, आप यहाँ से कवर करें, या हमारे फैकल्टी मेंबर से कवर करें, लेकिन आपको पढ़ा दिया जाएगा। अल्टीमेटली ध्यान यह रखिएगा, आप सभी को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल करवा दिया हूँ। बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नहीं था तो मैं इंग्लिश में करवाया हूँ, वो बिहार बोर्ड का इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन भी आपका अवेलेबल रहेगा, और CBSE का तो रहेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बैच है। तो आपका जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, कम से कम 5 साल का क्वेश्चन आपको बना लेना है।
दूसरी बात ध्यान रखिए, अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से संबंधित जो हमें तथ्य मिलेंगे वो सब पढ़ेंगे। कोई रेफरेंस बुक अगर आप रखे हैं, कोई साहित्य भवन पब्लिकेशन का रखे हैं, कोई बीके पब्लिकेशन करें, कोई सरस्वती पब्लिकेशन रख रहे हैं, या किसी अलग इंस्टीट्यूट का है, वो सब आपके पास रखिए। लेकिन अल्टीमेट गोल है कि हमारा 5 साल का क्वेश्चन बनाना है, 20 साल क्वेश्चन नहीं बनाना है। 5 साल का आप क्वेश्चन बनाइए, बाकी अगर 20 साल पहले का भी पूछेगा तो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा। चूँकि इसमें देखिए, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार, तो यहाँ जो टाइमली टेस्ट होता है, बीच बीच में टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पिछले साल तक हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते थे, लेकिन इस बार से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिया है। और हिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आपका क्वेश्चन तैयार है, लेकिन होली के छुट्टी के बाद भी आप वो टेस्ट दे दीजिएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या थोड़ा कम है, टेस्ट देना है। अब क्या नंबर आता है नहीं आता उस पर से डिस्कस भी करेंगे। हर सब्जेक्ट में आपको हम पूरे ईयर में 2 बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी टेस्ट लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट तो मंथली होता ही है, जो भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी 2 चैप्टर, कभी 3 चैप्टर, जैसा माहौल मिला उस तरीके से। दूसरी बात है कि ऐप में आपको क्या मिलेगा, ऐप में आपको WPS मैं दे रहा हूँ, है ना। WPS समझते हैं, क्या समझते हैं? वीकली प्रैक्टिस सेट। क्या होता है? वीकली प्रैक्टिस सेट। उस सेट में क्या होगा, तो जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो पॉलिटी पढ़ाएंगे, जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, उसी से कंपाइल किया हुआ क्वेश्चन एक सप्ताह में 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस का, करंट अफेयर्स का रहेगा, वो आंसर के साथ रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ाने, जीएस पढ़ाने का उद्देश्य है कि सीयूटी की जब तैयारी करें तो ये ना लगे हम शुरू से तैयारी करें, वो लगेगा हम तैयारी कर ही रहे हैं, उसमें हो जाएगा। अलग से आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए WPS की मैंने व्यवस्था की है, वीकली प्रैक्टिस सेट। वो कहीं मांगना नहीं पड़ेगा, वो सारा का सारा ऐप पे चलते चला जाएगा। हर सप्ताह में नहीं, 1 महीना में 4 गो वीक मिलेगा, कभी 3 भी मिले तो कभी 5 मिल गया, लेकिन सब महीना में आपको 4 WPS देंगे। और देखिए, अगर 10 महीना अगर आप पढ़ते हैं तो 10 चौक 40, 40 गुने 50, एक सेट में 50 क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद देखिए, इसमें पूरे बुक्स तो मैं दिखाऊँ, इसमें जो है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें है, मैं आपको दिखला रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हिंदी में भी है। इसके हिंदी में चिंता नहीं करो, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसमें बैठे हुए होंगे, हिंदी में अलग है, प्योर मिला का नहीं है, सेम चीज़ हिंदी में है, लेकिन अलग बुक्स है। अगर एक ही साथ करें काफ़ी मोटी बुक हो जाती, कॉस्ट बढ़ जाता लेने वाले को। ठीक है, लेकिन चूंकि ऐप में रहेगा दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों, दिक्कत होगा तो हाथ मिला लीजिएगा, पढ़िए आप, अलग अलग पढ़िएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है, देखो बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है यहाँ पे। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, किस तरीके से जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसके अलावा हम कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी देंगे, जो यूपीएससी में पूछता है। जैसे 4 क्वेश्चन है ना, तो 4 में फिर 4 ऑप्शन रहता है। यही कहीं भी अगर इन फ्यूचर जाएंगे तो नहीं लगे हम नया आ रहे हैं। दूसरी बात है, इस बार रखिएगा, जिस तरीके से प्लेन पेपर है, सभी लोग प्लेन पेपर में नोट्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के बाद अगर यूपीएससी में जाना है तो आपको प्लेन पेपर, है ना, वहाँ पे आपको प्लेन पेपर में ही आपको एग्ज़ाम लिखना होगा। देख रहे हैं सब चीज़ें, समझ गए? देख रहे हैं, क्वेश्चन डाला गया है उस टाइप का भी, इसको बोलते हैं रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब मिलेगा तब ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार दिखाऊँ, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किया गया है, सब टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 11th में पढ़े हैं, वाई द वे किसी विद्यार्थी का इंडियन 11th हमारे पास नहीं पढ़े हैं, लेकिन संविधान से क्वेश्चन सीटी में पूछने जाने की संभावना ज़्यादा होती है, तो लेक्चर हम अलग से दे देंगे ताकि उसको देख लीजिएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन। और वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हम WPS देंगे, उसमें से 5-5 क्वेश्चन करके वो सब डाल देंगे, तो सीख भी जाइएगा। पता है एक ही बार याद नहीं होगा, 5-5 क्वेश्चन करके हमारे संविधान से जितने सारे क्वेश्चन सब बना देंगे आपको। और उसमें से कुछ यूपीएससी, जैसे कि आप यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसको अपने स्तर से डाल देंगे। लेकिन अभी आपको यूपीएससी और बीपीएससी की चिंता करना ही नहीं है। यूपीएससी क्वालिफाई करना है, लेकिन पहले आपका जो बेस है एनसीईआरटी पूरा पढ़िए, फिर बीए करिएगा अच्छे जगह से,
बेस बना हुआ रहेगा, तब बीए करने के दरमियान पूरा जितना पढ़ना होगा अलग किताबें आपको लाइब्रेरी में बैठ के हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज़ ऐप में आपको रहेगा, यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन लिखा जाता है किस तरह के पेपर पर, वो सैम्पल पेपर भी आपको ऐप में रहेगा, जो डाउनलोडेबल रहेगा, मतलब उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप से हट के रहेगा, वहाँ से प्रिंट करवा लीजिएगा और वहाँ से भी आप आंसर लिख के दिखा सकते हैं। देखते हो दोनों तरफ मार्जिन होता है, उसमें एक तरफ जो जैसे इधर है ना, इधर राइट बोलते लेफ्ट करते हैं, तो राइट में कमेंट सेक्शन छोड़ा जाता है, तो सारा चीज़ आपको बता देंगे। जब क्वेश्चन आंसर जैसे हिस्ट्री सर पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन लिखने देते हैं ना आप लोग को, कुछ कमेंट्स बताते हैं ना, हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, चूँकि मेरा मैथमेटिकल टाइप का होता है, हम लिखने का उद्गम देते हैं, लेकिन उसको भी लिख कर जो है आप दिखाइएगा, ताकि जो दिक्कतें हैं वो आपको दूर हो जाएगी। तो समझ गए, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। दूसरी बात एक चीज़ और हम समझाना चाहते हैं, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं एक चीज़ और समझा दूँ, उसके बाद मैं अलग अलग फैकल्टी को दूंगा अपने अपने पेपर्स के बारे में, वो आपको समझाएंगे। एक चीज़ देखो, देखो ए मान लीजिए 11th हिस्ट्री का बुक्स एनसीईआरटी है, ये जरूर रखना है आपको। दुनिया का सारा कुछ रखो, एनसीईआरटी रखो, दुनिया का सारा कुछ रखो या ना रखो, एनसीईआरटी पक्का रखो। जितने भी रेफरेंस बुक है सब आपको ऐप में डाल दिया जाएगा ताकि आपको पढ़ना। देखिए ये एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक्स है, ठीक है, ओरिजिनल बुक्स है। इसमें से ध्यान रखिएगा, देखिए कहीं कहीं पे आपको बॉक्स में जो चीज़ें मिलती है ना, जैसे बॉक्स में चीज़ें हैं, ये जो बॉक्स वाला चीज़ है, इस बॉक्स वाले जो आइटम है ना, ये सब, इसको पूरे ध्यान से पढ़ना आपको, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। बॉक्स वाला बहुत सारा बॉक्स मिलेगा, इसमें बहुत सारा होमवर्क भी रहता है खुद दिया हुआ, तो सर देने भूल जाए, लेकिन आप इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं इसको। ये सब जैसे इसमें दिया था ये सारी चीज़ें, कुछ होमवर्क भी जैसे इसमें आपको रहे, देखो इस पे डिस्कशन करना। मान लीजिए एनसीईआरटी में इस तरह का रहता है, आर देयर एनी सिमिलरिटी और डिफरेंसेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट शोन ऑन द मैप 1-2। किससे डिस्कस करेंगे? आपस में करेंगे, नहीं समझ में आएगा टीचर से करेंगे। इसके अलावा कुछ और दिया रहता है। जितने सारे बॉक्स हैं, बॉक्स का मतलब है कलर चेंज है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट्स आप लोग के लिए है, ये सारे चित्र हैं। देखिए फिर इस तरह डिस्कशन है, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे डिस्कशंस दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ रहेगा, तो ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत सारे डायग्राम्स है, एनसीईआरटी बुक्स ही आपको सर जब सर लेक्चर्स देते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स खोलते हैं बीच बीच में, और इसी से कंपाइल करके मटेरियल भी आपको तैयार करते हैं। क्लियर? दूसरी बात ध्यान में रखिए आप लोग, बहुत सारे बच्चे, कि टीचर कहीं से लेके पढ़ाएं, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है समझने से। कुछ लोग कहता है कभी कभी सर किताबें ले, अरे किताबें पढ़ना तुमको, तो किताबें से नहीं लेंगे। कुछ लोग कहता है गूगल से ले ली, क्या हुआ ले लिए, तो रिसर्च करके लाते हैं, कहीं से लें, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन सही पहुंचना चाहिए। कभी कभी आता है सर गूगल पर दिया हुआ है, तो क्या हुआ, किताबें सब दिया हुआ है, तो मेरे पास क्यों आते हैं लोग? एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है कि नहीं, तो टीचर के पास क्यों आते हैं? दवा का दुकान में सारा दवा है, फिर भी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि कितना खाना है, क्या खाना है, वो बताने के लिए। तो नेट पे सब कुछ है, बुक्स में सब कुछ है, लाइब्रेरी में सब कुछ है, फिर भी आप टीचर्स के पास आते हैं क्योंकि आपको समझना है। तो माइंडसेट निकाल लीजिए, हमको सुन रहे हैं, कुछ लोग को शिकायत रहती कि सर ही सर नेट से लेकर पढ़ा दिए, तो क्या हो गया? पढ़ा दी, अच्छी बात है, पढ़ा दिए आप। याद रखिए कहीं से कोई पढ़ाए, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बनना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सबसे लोअर इंफीरियर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग समाज में? आर्ट्स को। लेकिन सबको मोक्ष की प्राप्ति इसी को पढ़ने के बाद होती है। कितना भी साइंस पढ़ ले, सर बताएंगे इसके बारे में विस्तार से अशोक सर, कितना भी कॉमर्स पढ़ ले, सबको फिर लगता है थोड़ा आईएएस बनने के लिए सब ही से पढ़ना पड़ेगा, और सबका कंट्रोल यूनिट इसी सब्जेक्ट के हाथ में होता है। इसलिए समझिए सब्जेक्ट का महत्व कितना है। लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उसको महत्व नहीं समझते हैं। नहीं तो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज लोग इसी विषय को पढ़ने जाते हैं। आई बस में हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, ज़रा पता कीजिए वहाँ किस विषय की पढ़ाई अच्छी होती है और किस लिए वो फेमस है। प्रेसिडेंसी कॉलेज बहुत ही फेमस कॉलेज है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस पढ़े थे। वो पहले कॉलेज था, वो विश्वविद्यालय बन गया, कलकत्ता में है। ज़रा पूछिए वहाँ लोग किस लिए पढ़ने जाते हैं। शांति निकेतन आज वो बन गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जहाँ इंदिरा गांधी पढ़ी थी। ज़रा वो पता कीजिए बंगाल में है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ज़रा पता कीजिए किस चीज़ के लिए फेमस है।
ये सभी चीज़ फेमस है, वही विषय जो आप लेके पढ़ते हैं। तो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई पढ़ें। रिसर्च ओरिएंटेड का मतलब एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, थोड़ा गूगल से भी सर्च मार लेंगे, थोड़ा लाइब्रेरी में बैठ के अच्छी अच्छी किताब देख लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। अब क्लास में सर बताएंगे, चूँकि मैं इसलिए बताया कुछ लोग बच्चे पूछे सर ये बॉक्स का मतलब क्या है। बॉक्स में अगर डबल कलर है तो इसका एक मतलब होता है, मालूम होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही डबल कलर दे देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है अगर इसमें डबल बॉक्स दिया है तो इसका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अलग कोड होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी आपको समझने के लिए इस बॉक्स को छोड़ना नहीं आओ। कुछ लोग बॉक्स से छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत सारा बॉक्स मिलेगा। और कभी कभी कहीं रेफरेंस भी देता है कि इससे पढ़ लीजिए। तो उस रेफरेंस को जो एनसीईआरटी में दिया है, मैं प्रयास कर रहा हूं और किया भी हूं कि आपके ऐप में वो बुक ही आपको हम अपलोड कर दें ताकि समझने में आप लोग को दिक्कतें ना हो। क्लियर है? समझ में आया कि हम लोग इस बार 12th में थोड़ा आप मेहनत करेंगे और थोड़ा हम लोग मेहनत करेंगे तो आप सभी का रिजल्ट अच्छा होगा। मैं बारी बारी से सभी शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने विषय के बारे में 12th में कैसे तैयारी करेंगे ताकि अधिक नंबर है। मैं बताता हूं। मैं सबसे पहले अशोक सर को बुलाता हूं, ताली बजाइए एक बार। थैंक यू सर, और सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स डियर एस्पिरेंट्स फॉर 12th क्लासेस, है ना। अभी आप लोगों ने बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ गेन किए। अब आप 11 तो कंप्लीट कर लिया है, अब 12 में आप आ चुके हैं, है ना। तभी होली की आपकी छुट्टी है, होली बहुत मज़ेदार मनाइए। और होली के बाद जब आइए तो एक आप प्रण लेकर के आइए, एस्पायरेशन, महत्वाकांक्षी, ठीक है। बी ऑस्पिशियस योरसेल्फ, खुद को बनिए कि हमें कुछ करना है, एक टारगेट रखिए। अब बात होती है, मैं ज़्यादा लेक्चर तो दूंगा नहीं क्योंकि हम क्लास में ज़्यादा लेक्चर देते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले यदि कोई टीचर होगा क्लास में तो उसका नाम सामने आज आपके खड़ा होगा, चाहे पॉलिटी हो या इंग्लिश हो, है ना। सबसे ज़्यादा जितना भी एनालिटिकल आपको सोचने को मजबूर हम करते रहते हैं अक्सर। तो देखो, पढ़ने का स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं। प्रश्न होता है कि आखिर ह्यूमैनिटी ही क्यों, ये दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल, है ना। जैसा कि हम लोग का एक समाज जो है साहब, इस समाज में सबसे पहले प्रश्न होते हैं कि जो भी बच्चे थोड़ा सा भी पढ़ने में तेज है उसको साइंस दिला दिया जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनो। थोड़ा सा वीक है तो कॉमर्स ले लो, उसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करा दी जाती है। और सबसे बेचारा जो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो परसीव्ड होते हैं इन आवर सोसाइटी, दे आर ऑप्टेड देमसेल्फ टू गो थ्रू आर्ट्स सब्जेक्ट। बड़ा हमें इन्फीरियर माना जाता है ना। क्या तो आर्ट्स रखा है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए आर्ट्स हैविंग द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास ही वह शक्तियाँ होती हैं, वह हमारी एबिलिटी होती है थ्रू विच वी कैन एडमिनिस्ट्रेशन नॉट ओनली द सोसाइटी बट ऑल्सो ऑल द एरेना ऑफ द नेशन एंड टेरिटरी। जहाँ पर हम पूरी अपनी जो हमारा क्षेत्र होता है उसको हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। क्योंकि यदि देखा जाए तो आज हमारी सोसाइटी में आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग सिविल की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं बताऊं कि यहाँ से यदि 5 साल पीछे की हम बात करें तो 5 साल पहले एनसीईआरटी किताबों की इतनी वैल्यू नहीं थी। कोई बीटीबीसी पढ़ के निकल जाते थे, कोई किताब पढ़ के निकल। आज 5 साल से एनसीईआरटी की इतनी डिमांड हो गई है। जहाँ पर भी देखिए एनसीईआरटी का डिमांड है। पटना के आप अशोक राजपथ पे घूमो, एनसीईआरटी की लंबी लगी किताब की लाइन लगी हुई है। कोई कहता है कि ओल्ड वाला दो, कोई कहता है कि न्यू वाला दो। सुन रहे हैं ना। इसके पीछे एकमात्र रीज़न है कि आज के जो भी हमारे युवा हैं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए 2 दिन पहले 27 तारीख को बिहार का बजट भी पेश हुआ था। और बिहार के माननीय वित्त मंत्री विजय चौधरी जी, सुने हैं ना, उन्होंने जब बजट पेश किया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उसमें बताया गया कि बिहार में 32% जो युवा हैं, कितने, 32% जो हमारी बिहार के जो युवा हैं वह क्या हैं, तो बिहार की कुल आबादी का 32% हमारी जो जनसंख्या है युवाओं का है, यानी यूथ है। क्लियर हो गई। वहीं भारत में बोला जाता है कि लगभग 65 से 66% जो है जनसंख्या
वह 15 से लेकर के 35 साल वाला, यानी क्रीम एज कर सकते हैं युवा, यानी पूरे भारत में बात करते हैं तो 65 से 66%, और पूरे बिहार की बात करते हैं अकेले 32%। क्लियर हो गई। सिविल लोग, मेडिकल इंजीनियर, लोक प्रशासन, भिन्न भिन्न प्रकार के पढ़ाइयाँ करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जॉब करते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर की ओर जाएँ या पब्लिक सेक्टर की ओर जाएँ, एक बार कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक बार आता है कि काश सिविल की एग्ज़ाम देते, और हर इंसान मुझे जहाँ तक लगती है कि एक बार वो एग्ज़ाम में अपीयर होता है, चाहे पब्लिक कह सकते हैं PCS होता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या कह सकते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, वहाँ पर वो एक बार अपने आप को एडमिट होता ही है। अब एग्ज़ाम निकलना न निकलना, और एक पहले तो हम लोग लक बोल देते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये लक पे छोड़ना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने ओवर को स्मार्टली करने की ज़रूरत है, हर चीज़ों को एनालिटिकल सोचने की ज़रूरत है। किसी भी पॉइंट को, जैसे भी आपको सर बता रहे थे कि जो आपको एक कवरिंग जो दिखता है, इस कवरिंग को आप बहुत हल्के में मत लो, बल्कि एक कवर जो आपको दिख रहा है या हाईलाइट किया या टेबल ग्राफिंग में किया, आपको पता होनी चाहिए। जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन हो, देखो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख दिया है, मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, मतलब अभी तक की चीज़ों में देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ों का डिस्कवरी हुआ है, लेकिन ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवर्ड हुआ है। और हमारा सिविल सर्विस में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं, पूरे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका मेन पॉइंट जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो साहब है ये नोटिफाइड पॉइंट है, या VVI आप लोग अपने भाषा में बोलते हो, VVI है। तो ये जो आपको कवरिंग दिखता है, जो दूसरे कलर में जो दिखता है, VVI वाले पॉइंट होते हैं, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन डाल देते हैं, जिसपे हम नज़र भी नहीं डाल पाते हैं। अब प्रश्न होता है कि जब आप इस चीज़ों को पढ़िए, चाहे हम पॉलिटी पढ़ाएं, सर हिस्ट्री पढ़ाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, जो भी आप विषय को पढ़ें, आपको कोशिश करनी है कि आप डोंट बी बुकिश, किताबी ना बनो, किताबी कीड़ा मत बनो। हर चीज़ों को आप विश्लेषण करने के अभी से आप एबिलिटी, कैपेसिटी को आप डेवलप करो। किसी भी चीज़ों को कैसे डेवलप किया जा सके, कोई भी यदि आपको पढ़ाया जाए टर्म, तो उस टर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि क्या हो सकता है, इसमें और क्या क्या हो सकती है। जैसे हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन देखा था 2, लिखित और अलिखित। हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कितने बार बताया कि दुनिया में 4 संविधान हैं, स्टार्टिंग से ही बता दिया, जो आपको UPSC में पढ़ना होता है। नॉर्मली हर किताबें में पढ़ना होता है, लिखित अलिखित लोग को पढ़ा के निकल जाते हैं। जहाँ पर हमने वर्ल्ड के संविधान को उठा करके आपको 11 में हमने बता दिया था। फिर हमने बताया कि भारत के संविधान आखिर दुनिया की सबसे बड़ी संविधान क्यों है, आखिर भारत की संविधान इतनी बड़ी क्यों हुई। जहाँ पर हमने वर्ड बाय वर्ड बताया था कि जहाँ अमेरिका के संविधान दुनिया का पहले लिखित संविधान थी, जो दुनिया का सबसे छोटी संविधान है, वहीं भारत की संविधान सबसे बड़ी है। इसके पीछे रीजन हमने बताया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, और इस विविधता को देखते हुए हर जाति, हर धर्म, हर पंथ, हर समुदाय, बड़े छोटों, किसान, मजदूर तथा भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, सभी को सम्मान देते हुए भारत के संविधान का निर्माण किया 2 साल 11 मिनट 18 दिन में। जहाँ पर हमने दुनिया को लगभग 60 देशों के संविधान पढ़ा, 64 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया। अमेरिका के संविधान में यदि आप पढ़ते हो तो मात्र 7, ध्यान देना, मात्र 7 आर्टिकल है, और भारत के संविधान में कितने हैं? 395। अमेरिका के संविधान में टोटल वर्डों की संख्या मात्र 5000 है, भारत के संविधान 1,17,369 है। यदि हम कनाडा के संविधान 1982 में आया, जहाँ पर मात्र 6500 वर्ड है। जापान के संविधान को देखते हो तो जापान के संविधान में मात्र कितना है, अनुच्छेद की बात करें तो 103। चाइना में आप देखते हो 138, और भारत में 395। तो आखिर कारण तो कुछ हुए होंगे। तो इतनी हमने क्या किया, इसको हम विस्तृत बताने की कोशिश किया। अब होती है, जैसे भी आपके पास सोर्सेज की भी बात हो रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं, आप कोई भी सोर्स पढ़ें। और हम तो भी आपको कहेंगे, यदि आप अभी से माइंड सेट कर लें कि हमें सिविल की ओर जाना, तो सबसे पहला तो आपका जो बेसिक चीज़ें होती हैं वह बेसिक आपका NCERT से मत भटको। क्लास, यदि आगे भविष्य में आपको सिविल की ओर जाना है तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो आपका NCERT का सारे सब्जेक्ट की किताबें हैं, उसको आप अच्छे से ग्रहण करें, अच्छे से पढ़ें। पढ़ने की तरीका 3 होती है, खूब पढ़ो, खूब सोचो और खूब लिखो। आप लोग लिखने की प्रवृत्ति भूल गए हो, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं गूगल पे ज़्यादा हो गया है। क्लियर हो गई। अब जब आपका लिखने की प्रवृत्ति घटेगी तो याद रखना कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल और दिमाग में रखने का जो आपके कैपेसिटी होता है दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। इसलिए आप किसी भी टॉपिक को, कोई भी पेज, मान लो एक किताब का ये पेज है, तो इस किताब के पेज को एक बार आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद कुछ देर चिंतन करो, और फिर जस्ट यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज।
क्लियर हो गया। फिर इसमें आखिर क्या है, जस्ट यू कैन गो थ्रू योर लैंग्वेज, अपनी भाषा में इसका आप प्रयोग करो, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। जब इस तरह से आप करते हैं तो ये आपके माइंड में एक लंबे समय तक स्टोर हो जाता है। क्लियर हो गया, लंबे आपको टाइम तक ये स्टोर होगा, ये आपकी फ़ायदा होगी। सोर्सेज में एनसीईआरटी के अलावा आप कोई भी किताबें पढ़ें। यदि हम बात करते हैं गूगल से, हम थोड़ा आप लोगों को रोकने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बार मैं बोलता हूँ कि गूगल पे जो दिए हुए डेटा होते हैं, एक प्रश्न का जवाब 10-12 होता है ना। क्या आपको पता लगता है कि कौन सी आंसर सही है? अभी आप उस पोजीशन में नहीं, अभी आप उस स्थिति में नहीं हो थ्रू विच यू कैन जस्टिफाई दैट दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। इज इट ओके? इसलिए प्लीज़ यू मस्ट अवॉइड यूजिंग गूगल। आपको गूगल यूज़ करने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जस्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरी, just you have to make a contact with your teacher and you can sponsor yourself what the question you have and you can ask with your teacher analytical, you can make a healthy discussion with your teacher। क्लियर हो गया? तो आप अपने शिक्षक से हेल्दी डिस्कशन करो, व्हाट यू हैव स्टडीड, जस्ट यू कैन गो थ्रू द स्पॉन्सरिंग ऑफ योर नॉलेज। सर एक्चुअली आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस साइड, इज इट राइट और रॉन्ग? इफ रॉन्ग इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय योर टीचर, देन यू कैन गो थ्रू द डिस्कशंस। सर कैसे, क्या, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? अब इसके अलावे यदि हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, अभी से यदि आपके माइंड में कि हमें सिविल की ओर जानी है, ऐसे तो अभी आपको पहले 11-12 अच्छी से करनी चाहिए क्योंकि आपका बेस है। तो मुझे लगता है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के नाम आपने सुना होगा, इग्नू के नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको कुछ रेफरेंस बुक्स मिल जाएंगे। और भारत में सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम मानते हैं सबसे अच्छा किताब तो तमिलनाडु बोर्ड की किताब है। कितने लोगों ने नाम सुना है? वो ऑनलाइन आपको उपलब्ध है। तमिलनाडु बोर्ड का चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, वो किताब आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा भाषा, कभी कभी एक आध गो वर्ड आपको थोड़ा टफ मिलेंगे, लेकिन इतनी खतरनाक वो किताब है कि उसको एक बार आप पढ़ो, सारे फिगरेटिव है, एक बार पढ़ लोगे तो तुमको लगेगा कि ना मैंने कुछ पढ़ा है। अब आप में इस तरह के एक नॉलेज क्रिएट हो जाएंगे कि किसी से आप फेस कर सकते हो। नॉलेज में रुकने की कोई मतलब प्रश्न ही नहीं होगा कि आपको कोई स्टे कर देगा कि यू आर नॉट एबल टू मेक अ ग्रेट या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्कशन विद समवन, ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होंगे। तो आप कुछ रेफरेंस की किताबें भी पढ़ें। अब जब हम लोग पढ़ते हैं साहब पॉलिटी, खासतौर पे ह्यूमैनिटी आते हैं, तो ह्यूमैनिटी में हम पढ़ते क्या है? ह्यूमैनिटी में हम पढ़ते हैं समाज, हमारा सोसाइटी क्या है, हमारा सोसाइटी कैसे कैसे इम्पावर्ड हुआ, हमारी पहले सोसाइटी क्या थी। हम पढ़ते हैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून। हम इसमें पढ़ते हैं अपनी अर्थव्यवस्था, यानी हमारी लिवलीहुड कैसे चलेगी। इसमें हम पढ़ते हैं शासन एंड प्रशासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इसमें पढ़ते कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को किया जा सके। एंड दिस ऑल आर द मेथड्स एंड रूल्स विच कैन बी यूटिलाइज डेली इन लाइफ। जो हमारा प्रत्येक दिन रेगुलर जो हमारा डेली रूटीन होता है उसमें हम इसका यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप लोग को बताया जाता, आप लोग करते भी होंगे। पिताजी 5,000 रुपया दिए कि जाओ ये महीना में आपको रहना है पटना में। अब 5,000 में ट्यूशन फी भी देना है, रूम रेंट भी देना है, गाड़ी भाड़ा भी देना है, महीना का पढ़ाई के भी खर्च। क्या हुआ यहाँ पर आपके पास हुए मिनिमम आपके पास रिसोर्स थे, कितने थे? 5,000 में ही रहना था। तो आपके माइंड में आया कि छोटा हमारे पास रकम है, कम से कम इसको अस्कार्स, इकोनॉमी में लोग पढ़ते हैं, शब्द होता है अस्कार्स रिसोर्स। हमारे पास कम से कम स्रोत हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूटिलाइज करना है। इट मीन टू से मैक्सिमम आउटपुट हमें निकालना है। क्लियर हो गया? तो ये कौन सिखाता है? ये इकोनॉमी सिखाता है। क्लियर हो गया? कौन सिखाएगा? इकोनॉमी। तो हमारे जो पॉलिटी या कह सकते जो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, यह ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट एक रिसर्च का पार्ट है, जहाँ पर हम एनालिटिकली हर चीज़ों पर रिसर्च करते हैं कि पहले और अभी में आखिर क्या तुलना हुई। अभी जो हमारी सिस्टम चल रही, उस समय जो हमारी सिस्टम थी, ये दोनों में क्या तुलनाएं हैं। ऐसा क्या चीज़ किया जा सके कि जो सोसाइटी में, देश के डेवलपमेंट में इसकी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सके। ये सारी गतिविधियों को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। दिस इज़ वाई आप कभी भी न सोचें कि यू आर स्टडिंग आर्ट्स ए ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट एंड यू आर इन्फीरियर टू ऑल। ये नेवर, यू डोंट थिंक सो। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इज इट ओके? क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं वो एक फील्ड की ओर जा रहे हैं। मान लो कि कोई इंजीनियरिंग की ओर गया तो केवल साइंस की ओर गया है, इसके अलावा उसकी कोई फील्ड नहीं रहा। कोई मेडिकल की ओर गया तो केवल मेडिकल के ही जाना। देखिए आप एक ऐसे इंसान पैदा हो रहे हैं जहाँ पर आप समाज को भी देख रहे हैं, राजनीति को भी देख रहे हैं, देश को भी देख रहे हैं, विदेश को भी देख रहे हैं, यानी दुनिया के हर चीज़ों को हम आप अध्ययन कर रहे हैं। इज इट ओके? तो यह एक वेस्ट कह सकते हैं, एक ग्लोबल जो नॉलेज होता है, यह एक ग्लोबल नॉलेज को आपको एक साथ कंज्यूम कराता है और ऑक्यूपाइड कराता है। इज इट ओके? तो आप इससे खुद अपने आप को आप जस्टिफाई कर सकते हैं ये अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट है।
अभी आपके पास इसके से अपॉर्चुनिटी देखो, सिविल तो खैर सब बच्चों का अभी ये पहला कह सकते ऑप्शन बन गया है। आप अभी ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटी के करते करते अभी आप CUET अभी एग्ज़ाम भारत सरकार ले रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट हो रही है, इसमें भी आप एक अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं जहाँ से आप ह्यूमैनिटी के एक अच्छे नॉलेज रख सकते हैं, खुद को आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं। क्लैट आपने सुना होगा जहाँ से जज बनते हैं लोग, है ना, यहाँ से आपकी एक रास्ता अलग से खुलती है। उसके बाद भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम भी होती है, बहुत सारे और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं PT और इंटरव्यू बेस्ड, तो वे सारे भी आपके लिए दरवाज़ा खुलते हैं। तो यह फील्ड जो है यह एक हम कह सकते हैं स्प्लेंडिड एंड रिमार्केबल फील्ड है, थ्रू विच वी कैन ऑक्यूपाइड एंड वी कैन गो थ्रू द ऑप्शंस थ्रू विच वी कैन मेक स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। तो हम यहाँ से एक अच्छा रास्ता भी साफ ढूंढ सकते हैं। अब आपका नॉर्मली जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी तो हम देखते ही हैं, उसके अलावा जो कहा जाता है कि अंग्रेजी बच्चों का कमज़ोर है, तो उसकी तो हम गारंटी आपको ले ही लिए हैं कि अंग्रेजी के लिए रोना नहीं, बस खाली खुल करके हमसे से बात करते रहना, जो त्रुटियाँ होगी बोलना वो तो हम कर ही देंगे। CBSE और बिहार बोर्ड तो हम करते ही रहते हैं, करते हैं ना, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट जो आपको टेंशन वाला होगा हम ले लेंगे, वो हम आपको पढ़ा देंगे। इज इट ओके? तो अब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, एक टारगेट करनी है, लक्ष्य बनाने कि नहीं हमें भैया यहाँ जाना है, बीच में कोई डेविएशन नहीं फिर होना चाहिए। टारगेट का मतलब अर्जुन वाला कहानी सुने हो, जब अर्जुन से उनके गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या दिख रहा है, तो नहीं पक्षी दिख रहा है, तो कहें कि नहीं धनुष नहीं छोड़ना है, तीर नहीं छोड़ना है, सॉरी तीर नहीं छोड़ना है। क्या दिख रहा है, तो पक्षी, तो नहीं छोड़ना है। दोबारा पूछे क्या दिख रहा है, तो पक्षी की आंख दिख रही है, तो फिर उसे देखो तो केवल आंख ही दिख रही है, तो छोड़ दो। मीनिंग समझ में आया? टारगेट एक ईगल के तरह, जिसको हम लोग हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, गिद्ध समझ में आती है? तो हमारा टारगेट कैसा होना चाहिए, और बीच में कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस एक ही टारगेट दिखना चाहिए कि वो है तो बस वहीं अर्जुन वाला हमें होना चाहिए। इज इट ओके? तब जाके आप एकलव्य बनेंगे। इज इट ओके? तो आप एक अपने लाइफ में पहले टारगेट को सेट कीजिए, लक्ष्य को सेट कीजिए कि हमारा लक्ष्य यही है, यह मेरा अंतिम है। और एक और ध्यान देना, परीक्षा से आप लोग टेस्ट से पहले भागते हो। देखो लाइफ जो हमारी बनी है, जीवन जो बना है, ये पर डे हमारी टेस्ट लेती है, पता है ना। लाइफ इक्वल टू हम कह सकते हैं टेस्ट, यही हमारा लाइफ है साहब। इसलिए आप टेस्ट से मत भागो। टेस्ट में यदि आपका नंबर कम आया तो उससे आप सीखो कि हमारी कमियां कहाँ रह गई। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, आप अपने सब्जेक्ट वाइज टीचर से मिलो कि सर ये क्वेश्चंस हम बना सकते थे, लेकिन ये मेरे पास आंसर, क्या ऐसा किया जा सकता है? इज इट ओके? यू कैन गो थ्रू राइटिंग, आप लिख करके लाओ। हो सकता है आपके पास MCQ फॉर्मेट है, देन यू कैन ऑल्सो मेक अ डिस्कशन। लिख लिए, उस पर भी हो सकता है। इफ़ यू हैव एनी रिसोर्सेज देन आप उस पर भी बात कर सकते हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को इन अ कॉर्डियर वे, मैनो, जस्ट यू हैव टू मेक अ डिस्कशन विद योर टीचर। मान लिया टीचर नहीं है, देन यू कैन ऑल्सो मेक अ कलिक। अपने क्लास में भी एक कलिक बनाओ, जहाँ पर एक ग्रुप में आप उस क्वेश्चन को रखो और आपस में आप डिस्कशंस करके भी उस आंसर तक पहुँच सकते हैं। यदि वहाँ पर आप सेटिस्फाई नहीं होते, देन यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द टीचर्स। हो सकता है ना। तो हम इस तरह से भी अपने नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं, नॉलेज को हम और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, क्लास आते हैं, टीचर नहीं तो बात करना शुरू कर देते हैं। बात को कम करो, बात तो 24 घंटे करनी ही है। हम लोग तो मोटर बोरा से बांध करके बात चलते ही हैं लेकर के। कभी कभी उसको रख दीजिए, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए समय बहुत कम है। समझ में आया? डेविएशंस का समय ज़्यादा मिल जाती है। तो आप माइंड में सेट करो कि भी हम जहाँ जा रहे हैं यहाँ हमें कुछ करना है, कुछ सीख के आना है, पढ़ने के लिए नहीं आना है। पहले भी मैंने बोला है कि मेरे क्लास करना होगा तो पढ़ने के लिए मत आना। मेरे क्लास में किस लिए आना है? सीखने के लिए, क्योंकि हम पढ़ाता नहीं हूँ, ना पढ़ाता हूँ, ना हम आपको पढ़ने के लिए बुलाता हूँ। हम बार बार बोलते हैं कि आप सीखने के लिए आओ, हम आपको सिखाऊंगा, और हम भी आपसे सीखूंगा। बिकॉज आई एम अ लर्नर, यू ऑल आर लर्नर्स। क्लियर हो गया? मैं खुद सीखता हूँ, मैं लर्नर हूँ, आपको सीखने लायक बनना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ने में बैरियर नाम का चीज़ ही नहीं है। पढ़ रहे हैं, समथिंग व्हाट यू गेन, नथिंग। ठीक है? तो हमें क्या करना है? सीखना है, पर डे कुछ सीखना है। दिस इज कॉल्ड ऐड वैल्यू। हम इसमें कुछ वैल्यू को ऐड करते हैं। इज इट ओके? तो आप ये माइंड में सेट करके जाओ कि जहाँ पर भी जा रहे हैं, अभी एक क्लास में जा रहे हैं, जस्ट आई हैव टू लर्न समथिंग एंड आई हैव टू ऐड वैल्यू। व्हाट एवर वी गेन एंड अक्वायर द नॉलेज, इट विल बी स्प्लेंडेड फॉर द फ्यूचर प्लान। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ों को आप ले करके आप लाइफ में आइए, आप बहुत अच्छे करेंगे। लेकिन टारगेट यू मस्ट क्वाइन योर सेल्फ। क्वाइन में तो समझते हो ना?
कॉइन मतलब सिक्का होता है, लेकिन कॉइन मतलब क्रिएट होता भी है। क्लियर हो गया? पहले पढ़ाए होंगे इंग्लिश में। कॉइन मतलब सिक्का होता है, कॉइन मतलब क्रिएट होता है जब लिटरेरी टर्म में आते हैं। तो आप एक लक्ष्य को पहले कॉइन करो, यानी क्रिएट करो कि हमें ये करना है, देन यू विल बी सक्सेसफुल। देयर मस्ट नॉट एनी वेरिएशन इन योर लाइफ एंड कंट्राडिक्शंस। ओके, दैट्स ऑल। फिर हम लोग मिलते ही रहेंगे। लीजिए फिर पंकज सर को दे रहा हूँ। रुकिए सर, आप एक फैकल्टी को छोड़कर सबसे मिलवा दिए हैं, और अब मैं आपको अमन सर से मिलाऊंगा। बेसिकली जो ज्योग्राफी पढ़ा था उनका भी अमन सर फिलहाल नाम है, और अमन सर का वो जो है यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं और उनका 15 तारीख का ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे फैकल्टी भी आते हैं, ज्वाइन करके जाते हैं। आप लोग भी कल होके पढ़ोगे लिखोगे, कुछ दिक्कतें होती है, लोग पढ़ाते हैं फिर कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं। और सभी का उद्देश्य ह्यूमैनिटीज़ वाला एक ही है, या तो हम यूपीएससी में जाएंगे, या तो हम अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, या फिर जज बनेंगे, वकील बनेंगे, जो भी है। ये सारा लक्ष्य आपका पूरा होगा यदि मेहनत करते। मैं एक चीज़ आप दिखाना भूल गया था कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी इस तरह से आपको प्रिंट आउट मिलेगा जिसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। देखिए ये एनसीईआरटी है, चूँकि कर रहे सर बार बार हिस्ट्री के क्यों फोकस कर रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट का आपको है, चूँकि संजोग से हिस्ट्री का ही था तो आपका एनसीईआरटी का है। देखिए जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है सभी का आंसर आपको है, दोनों मीडियम में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिलेगा। अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसमें अगर कुछ बैठे हैं या जो मेरी बातें हिंदी मीडियम वाले सुन रहे हैं, तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी बुक छापी जाती है 11th-12th के लिए। तो बुक्स काफ़ी सस्ती भी होती है और आप बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक वो एनसीईआरटी ही होता है। बिहार बोर्ड के बच्चे अगर होती, चूँकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम तो हैं लेकिन बिहार बोर्ड से हैं, तो इस सब ध्यान रखिएगा। अब मैं 2-4 शब्दों में आपको सर अमन सर पढ़ाएंगे कि किस तरह से हिस्ट्री आपको 12th में पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करना है। और फिर जो कल ज्योग्राफी है मैं उसका भी एक लेक्चर करा दूंगा, या उस पर हम ही लेक्चर दे देंगे। लेकिन चलिए अभी जो लोग थे मैं सभी लोग से मिलवा दिया, क्योंकि होली के बाद जब आप लोग आएँ तो बस 12th ही शुरू करना है। 11th में अगर कुछ क्वेश्चन किसी टॉपिक का है तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसको ऐप में देख लीजिएगा। क्लियर? और मैं आप लोग का कोई दोस्त जो 12th में यहाँ पे है और वो ऐप में नहीं जुड़ पाया है, तो आप अपना ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा, आप सभी को ऐप में जोड़ दीजिएगा। होली में भी आप देख सकते हैं, हम जानते हैं कि घर हो जाएंगे तो घर में जाने के बाद पढ़ाई होती नहीं है। बहुत लोग बक्सा ढो के किताब ढो के ले जाते हैं। अब आप आराम से घर जाइए, सारा कुछ यहीं छोड़ के जाइए, पूरा एंजॉय करके आइए, होली वोली खेल के आइए। मम्मी पापा भैया भाभी जिससे मिला है गला मिल लीजिए, और कोई उससे मिल लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद 12th में जो है पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। उसके बाद 1 साल के लिए आप हमारे हो जाइए, हम आपके हो जाते हैं। और उसके बाद जो है पढ़ाई के अलावा हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे। लक्ष्य ही है कि हमारा जो 12th है उसमें 2nd डिवीज़न नहीं लिखाना चाहिए। वैसे ही अभी तक रिकॉर्ड है, जो भी क्लास में सिर्फ कंटिन्यू है, मेरे ख्याल से कोई 2nd डिवीज़न आज तक नहीं आया है। आप टारगेट रखिए 95+ है कि नहीं, उससे कम क्या सोचेंगे। और दूसरी बात है, अगर कुछ कम नंबर भी आती है तो सीयूटी आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसी बैरियर को हटाने के लिए जो है सीयूटी की व्यवस्था की गई है। पहले बिहार जैसे प्रदेश के लोग अच्छे विश्वविद्यालय में नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इस बार से पहुँचे हैं। पिछले बार भी 10 बच्चे लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं, और इस बार भी उम्मीद है बहुत लोग जाएंगे। अगला साल टारगेट है 80 स्टूडेंट्स को, हम 80 स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले को और 80 स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले को, दोनों को हम वहाँ पहुँचाएँगे। और आपको पता होना चाहिए कि एक और टेस्ट होने वाला है हमारे के यहाँ 2-3 महीना के बाद, लगभग जून जुलाई में। जो यहाँ पढ़िएगा उसी से एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होगा, उसमें भी कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली गोल जो भी है, अल्टीमेटली गोल यही है कि आपको नेक्स्ट ईयर किसी अच्छे विश्वविद्यालय में पहुंचा देना है। जिस तरीके से साइंस वाले विद्यार्थी टारगेट होता है ना, हम आईआईटी जाएंगे, रुड़की जाएंगे, कानपुर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो उसी तरीके से आपको भी टारगेट होना चाहिए कि आपको एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाना है। चलिए ये सब तो हम बात करते रहेंगे। हम अब अमन सर को इन्वाइट करते हैं, वो 2-4 अमन सर बहुत कम समय में आपके प्रिय हो गए, आपके प्रिय हो गए, भगवान के प्रिय नहीं हो गए। और चूँकि इतिहास पढ़ाने वाले थोड़ा सा
क्या उसको बोलते हैं, गंभीर होते हैं। क्योंकि इतिहास, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री को आर्ट्स में सबसे ख़राब पेपर लोग समझता है, सबसे ख़राब। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी रिसर्च हो, कोई भी इकोनॉमिक्स वाले भी करो, उसको इतिहास पढ़ना ही होता है। हमारा इकोनॉमिक्स रहा बैकग्राउंड, लेकिन हम इतिहास खूब पढ़े हैं, खूब पढ़ाए हैं। क्योंकि हम लोग को भी जब पॉलिसी बनाने होती है तो इतिहास पढ़ना ही पड़ता है। जैसे टैक्स की पॉलिसी बनाना हो, अभी बातें चल रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगाया जाए, तो पहले देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैक्स लगाया गया है अलग अलग कंट्रीज में, है ना, अलग अलग कंट्रीज जो टैक्स लगाया गया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या विरोध रहा। अब विरोध रहा तो विरोध कैसे माने वो, इन सभी चीज़ों को सरकार के सामने रखी जाती है कि गांव वाले को समझाया जाता है कि जैसे गाड़ी वाला आओ जरा कचरा उठा लो सुबह सुबह आता है, तो इस शहर में क्यों आता है, जब गांव जाएंगे तो घंटी नहीं बजता है, क्योंकि हम टैक्स नहीं देते, उसके लिए हम टैक्स पे करते हैं शहरवासियों, इसलिए स्ट्रीट लाइट होता है, नाली साफ़ करने वाले आते हैं, कचरा साफ़ करने वाले होते हैं, यानी कि सैनिटेशन होता है, सफाई सुथरा होता है। तो इसी तरीके से एक इतिहास पढ़ा गया, देखा गया कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोगों ने विरोध किया उसको कन्विंस किया गया, और कन्विंस किया गया तो कन्विंस करने के बाद वो लोग मान गए कि भाई हम तुमसे 1 रुपये टैक्स लेंगे ना, उसका हम बेनिफिट देंगे। तो उसको समझाना होगा, जागरूकता लाना होगा, और एक तभी संभव है जब हम लोग 10 लोग, हमें ये बात सरकार कैसे समझाएंगे, ये सरकार को बताएंगे ना भाई कि स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, जापान है, ब्रिटेन है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगाया गया और वहाँ के लोग शुरुआत में विरोध किए, लेकिन जब उसकी इम्पोर्टेंस समझाया गया तो लोग उसको दिए, लोग उसको देते हैं। जैसे हम लोग स्टडी मटेरियल दे रहे हैं बहुत सारे चीज़ें, तो मान लीजिए ठीक है, संस्था को 100 रुपये 150 रुपये लेती है और चीज़ दे रही है, आपको लाइव बना दे रही है, उसको सालों वर्ष से समझा रहे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं देंगे। उससे ज़्यादा मार्केट में लोग परेशान रहता है, और यहाँ जो मिलती है ऑथेंटिक मिलती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ पैसे की बात होती है, देखते हो स्कूल कॉलेज में फ़ीस बढ़ा दिए 50 रुपया, हल्ला करने लगते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी में फॉर्म भरने का फ़ी बढ़ा दिया, लेकिन सोचो भाई, एग्जामिनेशन लेते हैं तो जो कॉपी चेक करते हैं, मान लो कल ही तुम्हारे घर के कोई प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे, तो पहले कॉपी चेक होता है 1.5 रुपये में, अब कॉपी चेक होता है 25 रुपये में। तो भाई बढ़ना चाहिए ना, है कि नहीं। तो इतिहास हमेशा क्या करती है, आपको नई चीज़ करने की ताकत देती है, और इतिहास ये बताती है कि गलत काम का परिणाम गलत होता है। और लाइफ में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, ना इतिहास हमें क्या सिखाता है कि ना तुम अपने आप को धोखा दो, ना पेरेंट्स को धोखा दो, और ना समय को धोखा दो। ये जो समय है एक गोल्डन पीरियड है, अगर इसको सही तरीके से उपयोग नहीं कीजिएगा, डैट मीन्स आप अपने गोल्डन समय को धोखा दे रहे हैं। कुछ लोग पढ़ने आते हैं और पटना गंगा किनारे बैठे रहते हैं, बैठ के क्या कीजिएगा, क्या मिलेगा उससे, ज़रा सोचिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ही के बैच में हम लोग कभी साथ में पढ़ते थे, बहुत सारे लोग अभी दुकान चला रहे हैं, फोटोकॉपी की मशीन चला रहे हैं, देख के मुँह छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो वो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के पैसे के बदौलत डिंग डोंग करते थे, 4 व्हीलर से आते थे, 2 व्हीलर से आते थे, उसमें मोटरसाइकिल से आते थे। तो ऐसे लोग समाज में हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट सिखाता ही ह्यूमैनिटीज़ नाम है कि आप आदमी कैसे बने, आप अच्छे समाज के विकास कैसे करेंगे। दुनिया में किसी भी देश का विकास हुआ है तो ज़रा देखिए उस पेपर का कितना महत्व है, इस पेपर कितना महत्व है। समाज में सही तरीके से जीने का तरीका यही स्ट्रीम आपको सिखाता है। इसलिए इतिहास एक ऐसा इंटरेस्टिंग है, जब आपको पढ़िएगा और जब गांव में फालतू लोग बहस करते हैं, जब जाइएगा उसे ऑथेंटिसिटी के साथ उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, प्रूफ के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी बातें मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतिहास प्रामाणिकता खोजती है, और जो धर्म है वो दिल से होता है। धर्म कुछ भी होता है, इतिहास हर कुछ नहीं हो सकता। महाभारत इतिहास है, अभी नहीं मानती, कहती कल्पना है, प्रूफ करो, रिसर्च चल रहा है। जिस दिन प्रूफ हो गया इतिहास चेंज हो जाएगा। अंग्रेजों के आने के पहले अंग्रेज समझते थे हम ही सबसे ज़्यादा तेज हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खुदाई हुआ मोहन हड़प्पा का, तो पता चले हमसे भी सब मतलब सिविलाइज सभ्यता बहुत पहले हो चुका है यहाँ पे।
इसलिए इतिहास का बहुत महत्व है। और आपके जो पहला चैप्टर है वहीं से शुरुआत कीजिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। यानी सिविलाइजेशन से हमसे भी अच्छी सभ्यता थी। आज हम लोग नाली के लिए परेशान रहते हैं, आज से हजारों वर्ष पहले हमसे अच्छी किस्म के नाली होते थे। जब वो विषय सर बताएंगे, लेकिन हम अमन सर बुलाएंगे। बच्चों को 2 शब्द बताएं, चूँकि लेट हो रहा है और आप लोग को भूख भी लगी हुई है। मैंने कुछ खाने पीने के प्रबंध आप लोग को करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लेकिन तब तक सुनिए, इतिहास के बारे में सुनिए। और इतिहास इसलिए सुना रहा हूँ ताकि जब जब कोई प्रोग्राम हुआ है और हम कुछ मुँह मीठा नहीं खिलाए हैं तो मैनेजमेंट काफ़ी गाली सुना है। तो हम नहीं चाहते जाते जाते वह गाली देख, इसलिए इतिहास नहीं तो हाँ। से बैठ जा, एक बार ताली हो जाए फिर से। गुड इवनिंग, मेरा नाम अमन कुमार है। पुराने लोग मुझसे परिचित हैं और जो नए हैं वो परिचित हो जाएंगे। मैं बेसिकली आपका हिस्ट्री का पेपर जो आपका 12 में है वो लूँगा, और काफ़ी टाइम के बाद मेरा नंबर आया है बोलने का, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बस संक्षेप में हम बात करेंगे चीज़ों का, जिससे आपको एक माइंड मेकअप हो जाए कि कैसे कैसे किस तरीके का प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए। ठीक है। बेसिकली हिस्ट्री में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो ब्रिक्स बीड्स वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको, आपका सोर्सेस क्या होगा। सोर्स मतलब क्या होता है, मतलब जानकारी कहाँ से लेंगे आप, आपका किस तरीके का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। सबसे पहले आप जो फॉलो करेंगे वो आपका बेस क्या होगा, एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी के अलावा आप एक रेफरेंस बुक मैं आपको बता रहा हूँ, आर.एस. शर्मा। एक ये रेफरेंस बुक होगा आर.एस. शर्मा, एंशिएंट के लिए। मेडाइवल के लिए आप सतीश चंद्रा ले सकते हैं। और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा। एनसीईआरटी देखिए पढ़ना जो है थोड़ा सा टफ है। और एनसीईआरटी पढ़ना टफ क्यों है पता है आपको? क्योंकि एनसीईआरटी जो उसमें लेखक होते हैं ना, वो एक नहीं होते। एनसीईआरटी एक पूरे टीम के द्वारा लिखी जाती है। समझ रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं? और पूरे टीम में जितने भी मेंबर होते हैं उनकी भावनाओं के बारे में उसमें लिखा जाता है, उनके इमोशंस होते हैं, उनकी जानकारियाँ होती हैं, नॉलेज, सारी चीज़ों को कंपाइल करके एनसीईआरटी बनाया जाता है। तो एनसीईआरटी आपके बिहार बोर्ड के लिए और आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों बोर्ड के लिए एकदम मस्ट बुक है। और बहुत बेसिक, आप इसको समझ सकते हैं, बेसिक बुक है। अभी मैं सुन रहा था जो हमारे सर हैं अशोक सर, उन्होंने आपको एक लक के बारे में बात बताया था। आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको ये करना क्यों है, वाई यू आर जस्ट चूजिंग आर्ट्स और वाई यू हैव चूजन आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ पेपर। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जितने लोग आप यहाँ पे हैं, आप अगर ह्यूमैनिटी लिए हैं तो आप 90% लोगों का क्या होगा, एक मोटिव होगा और सिंगल स्ट्रैटेजी होगा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है। सारे लोगों का है। उसमें से हो सकता है कुछ लोग हैं प्रोफेसर बनना चाहते होंगे, है ना। तो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए क्यों, वाई सिविल सर्विसेज ज्वाइन क्यों करना है, क्या रीज़न है। कुछ तो रीज़न होगा ना। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, क्यों करना है, कुछ तो रीज़न होगा। इस क्यों का जवाब अगर आप ढूंढेंगे ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा आपको। बहुत अध्ययन करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हम समाज को सुधार देंगे, कुछ लोग बोलेंगे करप्शन को हमको कम करना है। समझ रहे हैं आप? कुछ लोग और अलग अलग तरीके का मतलब बात करेंगे कि इस तरीके से हम पूरा भविष्य बदल देंगे, ये कर देंगे। लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ है। और बहुत ज़्यादा टफ है मतलब एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है आपको। और जब बिल्डिंग बनाएंगे आप
तो बिल्डिंग तभी मजबूत बनेगा जब उसका बुनियाद जो फाउंडेशन होता है वो स्ट्रांग हो। कमजोर बुनियाद में, कमजोर फाउंडेशन में बड़ा बिल्डिंग कभी नहीं टिकेगा। समझ पा रहे हैं आप? और 11th और 12th आपके यूपीएससी प्रिपरेशन का पहला सीरीज है, पहला सीढ़ी है और बुनियाद है। आज के बाद अगर कभी कोई पूछेगा कि यूपीएससी क्यों करना है, तो उसका सिंपल सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी टफ है। क्योंकि यूपीएससी टफ है और टफ बैटल लड़ने में मजा आता है। क्योंकि टफ बैटल अगर आप जीत जाते हैं तो आप राजा कहलाते हैं, और अगर हार गए तो सलाहकार। हारते कभी नहीं है। तो जितना स्ट्रांग बैटल के लिए आप लड़ाई करेंगे, आपका एक्सपीरियंस, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत उतना ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, यूपीएससी का जो सिलेबस है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का, उसमें 75% सिलेबस क्यों डाला गया है? कुछ तो रीज़न होगा। इंजीनियर भी इसमें आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन सबका एक कॉमन परसेप्शन होता है जिसमें सिलेबस का 75% ये आपके ह्यूमैनिटीज़ पेपर में है। आपको इसमें ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ना है। मतलब इसका टोटल पॉलिटी भी पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है। जितना भी सिलेबस आपका है वो लगभग 75% सिलेबस डायरेक्टली आपके ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है। तो ऐसा भी तो हो सकता था, यूपीएससी ऐसा कुछ कर सकती थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को भी रखना पड़ता, हालांकि वो भी है। साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट जो है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ पढ़ना है। तो यूपीएससी कॉमन कलेक्टिव चीज़ों को रख सकती थी ना, इंजीनियरिंग का पेपर रख सकती थी सबके लिए कॉमन, लेकिन सबके लिए कॉमन क्या है? 75%। और जो भी लोग आईएएस और यूपीएससी या सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, जिसकी भी तैयारी करेंगे, उसमें 75% का जो वेटेज है वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आएगा। और फिर मैं वहीं पे आता हूँ, मतलब ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का जो बेस है वो कहाँ से बनेगा आपका? वो बनना स्टार्ट होगा यहाँ से, 11-12 से। समझ में आया? कुछ दिन पहले यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि बहुत बार अभी देखा गया है कि इंजीनियर, डॉक्टर, इन लोगों की संख्या यूपीएससी में जो जितने लोग चयनित हो रहे हैं, उन सब में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। आर्ट्स का वेटेज धीरे धीरे कम हो रहा है, आर्ट्स के विद्यार्थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोगों ने सोचा कि अपने संस्था जो पंकज इकोनॉमिक्स और आर्ट्स जो आपके अशोक राजपथ में है, इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपने जितने भी हमारे फैमिली में जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी हमारे आप परिवार के रूप में ही तो हैं यहाँ पे, हम लोग एक इस तरीके का अप्रोच यहाँ पे बनाएंगे जिससे आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। कहाँ के लिए? यूपीएससी के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए। समझ में आया? पंकज इकोनॉमिक्स ही क्यों? दूसरा इंस्टीट्यूट भी तो हो सकता है। पंकज इकोनॉमिक्स क्यों? पंकज इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि पटना में जितने सारे इंस्टीट्यूट हैं, उन सारे इंस्टीट्यूट से ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल, डेली बेसिस का टेस्ट और जितना कुछ भी आपके बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरत पड़ सकता है, जितने भी चीज़ों का, आपके लिए सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगा। आप अगर कभी क्लास अटेंड नहीं भी कर पाएँ तो भी लाइव क्लासेस की व्यवस्था है। समझ रहे हैं? ज्योग्राफी में बहुत सारी मैप वगैरह का भी ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था, स्मार्ट बोर्ड है। और स्टूडेंट के लिए ये कोचिंग बायस्ड है, मतलब स्टूडेंट लोग जितने हैं वो उनका क्या है, एक बायस्ड फॉर्म में, और आपके लिए सारी चीज़ें, सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसीलिए इस संस्थान को चुनना है। समझ में आया? इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अभी सर बात कर रहे थे लक का। लक फेवर होता है और लक होता भी है, लेकिन लक का डिफिनेशन अलग है। अगर आप अपने हिसाब से लक के बारे में सोच रहे हैं कि किसी का भाग्य बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली लक का डिफिनेशन बहुत अलग है। और लक का डिफिनेशन क्या है? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है? कि आपको मेहनत, जितना भी नॉलेज आपके पास अवेलेबल है, समझ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेहनत करना है, एक अप्रोच में करना है, सही स्ट्रैटेजी में करना है।
और इसी को तो लक कहते हैं। आप अगर अच्छे से अपने सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आपका लक बहुत अच्छा है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन उसी पार्ट से आए। आपके सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका लक बहुत अच्छा है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसीलिए जितना भी सिलेबस है और करिकुलम यहाँ पे आपको दिया जाएगा, उसका कंटेंट यहाँ की टीम ने तैयार किया है और बहुत अच्छे से तैयार किया है। बहुत आसान भाषा उसकी रखी गई है, हिंदी के लिए अलग है और इंग्लिश के लिए अलग है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को एक जरा सा कंपाइलेशन में अगर देखेंगे और एक स्ट्रैटेजी बना के देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगा कि प्रिपरेशन करना किस तरीके से है। हालांकि अब होली की छुट्टियां हो रही है तो इस बार सर ने जैसा बताया आपको कि बिना किसी बर्डन के आप अपने घर जाइए, आराम से, कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है, आराम से बस एंजॉय कीजिए अभी कुछ दिन, जब तक होली है, 6-7 दिन का गैप है, आराम से पढ़िए बिना किसी तनाव के। और उसके बाद आइए तो अपना पूरा समर्पण हमारे कोचिंग को दीजिए। टीचर आपके प्रति समर्पित रहेंगे, आप रहिए टीचर्स के प्रति। और मैं एक चीज़ का आपको वादा करता हूं कि अगर रिलेशन और कॉपरेशन 100% हुआ तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट ये समय 8-9 महीना 10 महीना जितने समय का ये कोर्स है वो बन सकता है। समझ रहे हैं आप? और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना है। समझ में आए? बाकी हिस्ट्री का 3 किताब है, आपको पता है, जिसमें कि एक किताब जो है वो एंशिएंट है, दूसरा किताब है आपका मिडाइवल और तीसरा कौन सा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। और हम लोग पार्ट बाय पार्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस हम लोग उस हिसाब से करते चलेंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा सा इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह भी होता है स्कूल में, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? और उसी हिसाब से आपको जो 3-4 बुक हम बताए हैं वो आप एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से पीडीएफ वगैरह मिलेगा ही और क्लास नोट्स हम देंगे ही। समझ में आ रहा है? डेली बेसिस पे हिस्ट्री के क्लासेस में मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको लिख कर लाना है अपने भाषा में, अपने शब्दों में। उससे आपका होगा कि आपका एक राइटिंग स्किल आपके पास आ जाएगा। पुराने स्टूडेंट्स लिख भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों का इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा देंगे यूपीएससी की, जो कि आपका रैंक डिसाइड करता है, उस परीक्षा में मौखिक रूप से कुछ नहीं होता, आपको लिखित रूप से अपने प्रश्नों का आंसर देना पड़ता है और लिखने के लिए आपको मार्क्स मिलता है। तो लिखने के लिए एक कला होता है, एक शैली है। राइटिंग इज एन आर्ट और आपको आर्टिस्ट बनना है। समझ में आया? तो उसी चीज़ को और उसी सिलेबस और करिकुलम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बाकी बात ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। हैप्पी होली सबको, ठीक है? हैप्पी होली और आराम से एंजॉय कीजिए वेकेशन को। आपके लिए कुछ कुछ प्रबंध किया गया है खाने पीने का भी, ठीक है, जैसा कि सर ने बताया है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप कार्यरत रहेंगे। और लास्ट में एक बात बोलकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम अ क्वेश्चन इज टू सॉल्व इट। क्वेश्चन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आप सॉल्व कर दीजिए।